वेलकम बैक गाइस टू दी वाइब्स विद दीक्षा। समर वेकेशंस यानी एक ऐसा टाइम जब सबको घूमने जाना होता है, लेकिन पहाड़ों पर इतना रश है तो क्यों ना इस बार कोई ऐसी सिटी एक्सप्लोर की जाए जो अपने आप में बहुत खास है। जी हाँ, सो वी प्लान्ड अ शॉर्ट ट्रिप टू आगरा। और आगरा जाने के लिए हमने चुना यमुना एक्सप्रेस वे। जी हाँ, यमुना एक्सप्रेस वे जो कि अपने आप में बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही कमाल है। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले हमें मिली एक ऐसी रोड जो कि पलवल से होकर निकलती है, और यहाँ पर आपको आसपास बहुत सारा गन्ने का जूस भी दिखाई देता है। तो फिर ठंडा ठंडा गन्ने का जूस तो बनता ही था। एक्सप्रेस वे से जाने से पहले आसपास के खेतों को भी ज़रा देख लिया जाए। तो हमने ध्यान से देखा और पूछा कि ये कौन से खेत हैं, जो कि नॉर्मल फिल्मों वाले खेत तो दिख नहीं रहे हैं। तो पता चला ये मूंग की दाल के खेत हैं। तो हमने इनको भी थोड़ा सा देखा। लेकिन एक्सप्रेस वे पर ड्राइव का अपना ही मज़ा है। You can take a break of a few minutes or maybe half an hour and have a good quality snacks. वॉशरूम भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। फास्टैग रिचार्ज करा के चलिएगा, उसे बिल्कुल मत भूलिएगा, तो आप इस एक्सप्रेस वे को पूरी तरीके से इंजॉय कर पाएंगे। 3 घंटे के बाद हम पहुंचे आगरा, और फिर हम पहुंचे अपने डेस्टिनेशन जहां पर हमें रुकना था, द ट्राइडेंट आगरा। ब्यूटिफुल रिजॉर्ट जहां ऑलरेडी बहुत सी फैमिलीज आई हुई थी, काफ़ी रश था और बहुत सारे बच्चे थे। अब इस रिज़ॉर्ट की एक ख़ास बात ये थी कि गर्मियों की छुट्टियां थी, तो यहाँ पर बहुत सारी लोगों के आने की वजह से, फैमिलीज़ के आने की वजह से यहाँ पर कुछ रिक्रिएशंस प्लान किए गए थे। जैसे बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट रूम बनाया गया था, प्लेइंग एरिया बनाए गए थे। ऑर्गेनिक फार्म यहाँ पर एक बहुत बड़ा है, जहाँ पर जाते ही आपको बहुत ही अच्छी अच्छी से खुशबू आएंगी, कुछ हर्ब्स की, तुलसी की, पुदीने की, और भी बहुत सारी सब्जियाँ आपको यहाँ पर दिखेंगी जो कि ऑर्गेनिकली ग्रोन है। इसके साथ साथ शाम के वक्त आपको यहाँ पर बहुत सारे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स मिल गए, जिनमें पपेट शो था, मैजिक शो था, पॉटरी मेकिंग थी, जो बच्चों के लिए बहुत स्पेशल थी। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, और बच्चों के साथ साथ उनकी पूरी फैमिली यानी मम्मी पापा दादा दादी भी एंजॉय कर रहे थे। तो अगली बार अगर आप आगरा जाने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो ट्राइडेंट के बारे में एक बार ज़रूर सोचिएगा। अब आगरा के बारे में बात करते ही हर कोई मुझसे भी ये पूछ रहा था कि इतनी गर्मी में आगरा कौन जाता है भाई, ताजमहल तो वैसे ही गर्म हो जाता है, संगमरमर जो है। तो फिर मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं कि भाई ताजमहल देखने हम दिन के वक्त नहीं, सुबह सुबह गए थे। हमें लगा कि हम अर्ली मॉर्निंग यानी सनराइज वाला ताजमहल देखेंगे, लेकिन सिर्फ हम ही नहीं थे, हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग थे जो इस समय पर गए हुए थे, क्योंकि गर्मी में जनरली इस वक्त को प्रेफर किया जाता है जब मौसम ठंडा हो, हवाएं चल रही हों और आप भी काफ़ी फ्रेश महसूस कर रहे हों। लेकिन ताजमहल यानी एक प्यार की खूबसूरत निशानी को देखने के लिए कुछ बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। वहीं ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऑनलाइन टिकट बुक कराकर अगर जाएंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप ताजमहल के अंदर जो मुमताज़ महल और शाहजहां की कब्र बनी है, अगर उस मसोलियम को देखने जाना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जी हाँ, एक्स्ट्रा पे यानी उसकी टिकट थोड़ी महंगी है। जनरली टिकट 50 रुपये की है, लेकिन मसोलियम की टिकट 200 रुपये है। तो 250 रुपये कुल मिलाकर आपको पर पर्सन पे करना होगा। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि 15 साल से कम के बच्चों की यहाँ पर टिकट नहीं लगती है। इसके साथ साथ अगर आप अंदर की टिकट ले चुके हैं, यानी ताजमहल के अंदर मौज़ोलियम की टिकट ले चुके हैं, तो शू कवर्स आप ले लीजिएगा, नहीं तो आपको अपने हाथों में अपने शूज़ उठाकर जाना पड़ेगा। अगर आप उस चीज़ से सहमत हैं तो ठीक है, नहीं तो शू कवर ले लीजिए, जो कि सिर्फ 10 रुपये का एक मिलता है। आप उसको पहन लीजिए, आपको शूज़ उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं ताजमहल की इस गैलरी के बारे में। ये गैलरी जिसको मैंने पहले नहीं देखा था, क्योंकि अब काफ़ी रेनोवेशन हुआ है, काफ़ी अच्छी एंट्री बना दी गई है, बहुत साफ़ सुथरी, बहुत सुंदर। तो आपको उस पूरे एरिया में वॉक करने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप एंटर होंगे तो फिर आपको एक गैलरी मिलेगी, जिसमें आपको स्टार्टिंग से लेकर अभी तक ताजमहल की जितनी बार रेनोवेशन हुई है, या पहले ताजमहल 200 साल 300 साल पहले कैसा दिखता था, फिर उसके बाद टाइम टू टाइम इसमें क्या चेंजेस लाए गए हैं, इसको किस तरीके से मेंटेन रखा जा रहा है, क्या क्या नई चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं,
क्या चीज़ें इसमें मेंटेन की गई हैं, वो सब कुछ आपको गैलरी वाइज दिख जाएगा। एक एक इवेंट आपको यहाँ पर डिटेल में दिखाया गया है। तो इस गैलरी को ज़रूर देखिएगा और ध्यान से देख के, रुक रुक के देख के फिर अंदर जाइएगा। अब ताजमहल को 7 अजूबों में यूं ही नहीं रखा गया है। इसकी बहुत सी खासियत है जो इसे बहुत स्पेशल बनाती हैं। 1632 में मुगल सल्तनत के बादशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज़ महल के लिए उनके इंतकाल के बाद ये ताजमहल बनाया था। इसके साथ साथ बहुत ही खास बात, शॉपिंग करके अंदर मत जाइएगा, वापसी में आकर थोड़ा सामान खरीद लीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए। और खाना पीना अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं होता है, सिर्फ पानी ले जा सकते हैं आप। और इस पानी में भी आप कोशिश कीजिएगा कि 1-2 बॉटल रखिए। बहुत ज़्यादा पानी और बहुत ज़्यादा चीज़ें उठाकर अगर आप अंदर जाएंगे तो थक जाएंगे। बच्चे हैं साथ में, तो बच्चों के लिए खाने का सामान नहीं रख सकते हैं आप, ये एक्सक्यूज़ नहीं है। वो आपसे बाहर ये सारी चीज़ें निकलवा लेंगे, तो सिर्फ पानी और अपना बैग आप ले जा सकते हैं। अक्सर आपने कहानियों में, किताबों में या स्कूल के दिनों में पढ़ा होगा या फिर कविता भी सुनी होगी, चांदनी रात में नौका विहार, और उसमें ताजमहल के किनारे जो यमुना नदी है उसका व्यू अपने आप में ही बहुत खास लगता है। तो अगर आप रात के वक्त जाना चाहते हैं ताजमहल को देखने, तो फिर महीने में 5 दिन यानी फुल मून नाइट पर ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है, जिसकी टिकट जनरली एडवांस बुक होती है, क्योंकि वहाँ पर जाकर ये टिकट ऑलरेडी ब्लॉक्ड होती है। बहुत कम टिकट्स ये जो है शाम के वक्त अवेलेबल होती हैं। इसलिए आप उन 5 दिनों को फुल मून नाइट को वेबसाइट पर चेक कीजिए और रात के 8:30 बजे से 12:30 बजे, यानी अगले दिन के जो 12:30 बजे होते हैं, रात के 12:30 बजे तब तक ये टाइम ओपन रहता है, ये विंडो ओपन रहती है। आप इसमें जा सकते हैं, ताजमहल को देख सकते हैं, लेकिन इसकी एडवांस बुकिंग ज़रूरी है क्योंकि टिकट्स बहुत लिमिटेड होती है। अब ताजमहल के कुछ बहुत ही खास फीचर्स की बात करें। परफेक्ट सिमेट्री, बिल्ड विद एन ऑप्टिकल इल्यूजन। एंटर करने से पहले आपको एक बड़ा सा दरवाज़ा मिलता है, जो अक्सर आपने किताबों में और बहुत सारी अलग अलग पिक्चर्स में भी देखा होगा। इस पर लिखी हैं अरबिक में कुरान की आयतें। अब जनरली अगर कहीं पर कुछ लिखा गया है तो नीचे जो हमारी आंखों के पास होता है वो हमें सही दिखता है, लेकिन ऊपर जाते जाते यानी जो दूर शब्द लिखे होते हैं वो छोटे दिखते हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि आर्किटेक्चर उस दौर में भी कितना कमाल का रहा होगा, कितनी समझदारी से ये सब लिखा गया है। जहाँ पर इन शब्दों को नीचे छोटा लिखा है जो आप इजीली पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये शब्द ऊपर जाते हैं तब भी इन्हें थोड़ा बड़ा करके लिखा है ताकि आप इजीली दूर से पढ़ सकें, लोग इसको आसानी से समझ सकें। सिर्फ नीचे के शब्द नहीं बल्कि ऊपर के शब्द भी बिल्कुल क्लियर पढ़े जाते हैं। और आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखेंगे तो शायद आपको समझ आएगा कि ऊपर के जो अक्षर हैं वो भी बड़े लिखे गए हैं और नीचे वाले अक्षरों से थोड़ा सा साइज बड़ा है, पर आप अचानक से इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो ये बहुत कमाल की सोच रही है। साथ ही ये दरवाज़ा अंदर और बाहर दोनों साइड से एक जैसा बनाया है, बिल्कुल सेम। 42 एकड़ में बने इस मुगल आर्किटेक्चर को एक बार देखते ही बस आप इसके हो जाते हैं। ये मकबरा 1643 में बनकर पूरा तैयार हो गया था, लेकिन बहुत सारी चीजें थी जो 10 साल और लगे उन्हें बनाने में।
सिर्फ मकबरे को बनने में 10 साल लगे, लेकिन बाहर के सारे एरिया को बनने में और 10 साल लगे। तो कह सकते हैं कि 20 से 22 साल के बीच में ये बनकर तैयार हुआ था। अब लागत 1653 में आई थी 32 मिलियन। आज के टाइम में ये काफी कम लगता है, लेकिन उस दौर में काफी ज्यादा लगता था। 20,000 कारीगर एक साथ काम करते थे, तब जाकर ये ताजमहल बनकर तैयार हुआ। लेकिन इसके चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। जी हाँ, ये चीफ आर्किटेक्ट थे जिनके अंडर बहुत सारे मजदूर थे, उनकी सब टीम्स थी और वो टीम्स लगातार कोई आर्किटेक्चर पर काम कर रही थी तो कोई इंटीरियर्स पर काम कर रही थी, किसी का काम नक्काशी करना था। इस तरीके से इस ताजमहल को बनाया गया। और ये है मेरे पीछे यमुना का आइकॉनिक व्यू। मतलब आप खुद ही सोच सकते हैं, ताजमहल और ताजमहल के पीछे बहती यमुना। और अगर आप फुल मून नाइट पे आना चाहें तो वाकई मज़ा बहुत दुगना हो जाएगा। अब आपको जानकारी देते हैं इस ताजमहल पर हुई नक्काशी और इससे जुड़ी बहुत सारी ब्यूटिफिकेशन की। कारीगर खास तौर पर से बुलाए गए थे बगदाद से, जिनका काम था घुमावदार अक्षरों को इस इमारत पर बनाना। सेंट्रल एशिया के बुखारा से मार्बल पर फूलों को बनाने वाले कारीगर बुलाए गए थे। जो गुंबद आप इतना खूबसूरत और इतना बड़ा देखते हैं, जो ताजमहल की सबसे खास बात है, उसके कारीगर टर्की के इस्तांबुल से आए थे और ये मीनारें बनाने वाले कारीगर समरकंद से आए थे। 6 महीने तक कारीगरों को देखा गया, ढूंढा गया, उनसे बातचीत की गई और फिर फाइनली 37 ऐसे कारीगर सेलेक्ट किए गए जिनका काम था इस ताजमहल को खूबसूरत बनाना, यानी इस इमारत की एक एक चीज में बारीकियों को तराशना। और 20,000 मजदूर लगे इस ताजमहल को आप तक पहुंचाने में, यानी इस इमारत को खड़ा करने में। जहां पर मार्बल आया राजस्थान के मकराना से, कीमती पत्थर और रत्न आए बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, इजिप्ट, रशिया और ईरान जैसी जगहों से। आप सोच सकते हैं इतने साल पहले इन जगहों से एक एक चीज को कलेक्ट करना और इन जगहों की खासियत को जानना अपने आप में ही बहुत बड़ा टास्क था। तो इतना बड़ा विजन, इतनी बड़ी सोच और इतना बड़ा खूबसूरत ऐसा महल बनाना जिसे ताजमहल कहा जाए, वो आसान नहीं रहा होगा। ताजमहल के इस दरवाजे से जब आप एंटर करते हैं तो आप अचानक से थोड़ी देर के लिए रुक से जाते हैं कि इतनी खूबसूरत इमारत आप कितनी बार भी देख लें, आपका मन हमेशा उसी में खो जाता है। अंदर जाकर पिक्चर्स वीडियोस बना रहे हैं सब, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन म्यूजियम के अंदर जाकर पिक्चर्स और वीडियोस बनाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो वो गलती आप मत कीजिएगा। हर साल इस ताजमहल को देखने 20 से 40 लाख टूरिस्ट आते हैं। ताजमहल जो एक मिक्सचर है पर्शियन, ऑटोमन, इंडियन और इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल का, दुनिया भर में एक अपनी अलग पहचान रखता है। और 2007 में एक वोटिंग हुई थी जिसमें मैंने भी बहुत सारे वोट्स करे थे, आपने भी शायद किया होगा। 7 वंडर्स में टॉप रैंक में आया था अपना ये भारत का एक खूबसूरत सा आर्किटेक्चरल पीस, आर्किटेक्चरल मार्वल ताजमहल। अब बात करते हैं इसकी नींव के बारे में। इतना विशाल ताजमहल लेकिन इतना मजबूत है, तो फिर इसकी नींव भी बहुत ही मजबूत हुई होगी। अब कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि भाई ताजमहल को यमुना किनारे क्यों बनाया गया, और कई जगहों पर ये पढ़ने के बाद इस बात को समझा कि इसकी नींव जो है वो बनी है हैवी वुड से, और ये जो लकड़ी है बेसिकली यमुना के किनारे इसको बनाने का ये मतलब था कि ये जो एबनी वुड होती है इसमें हल्का हल्का पानी जब जाता है तो ये और मजबूत होती है, तो नमी वाले एरिया में इसको रखा गया। यानी इसका जो बेसमेंट है या फिर कहीं इसकी जो नींव है, तो ताजमहल की नींव में एबनी वुड काफी मात्रा में लगा हुआ है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग और काफी हैवी वुड होती है, जिसको यमुना के पानी से स्ट्रेंथ मिलती है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के दुनिया भर के सबसे खास उदाहरणों में से एक शीर्ष पर रखा जाता है कि ताजमहल, और ताजमहल के आगे बना हुआ है चारबाग। चारबाग शैली के लिए शाहजहां काफ़ी मशहूर थे, क्योंकि ये ताजमहल के जो चारबाग की शैली है ये सिर्फ ताजमहल के आसपास नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर जहाँ पर भी मुगल्स ने अपने आर्किटेक्चर को एक नया रूप दिया है, चाहे वो कश्मीर हो या फिर कोई और जगह, वहाँ पर ये चारबाग की शैली को अपनाया गया है। यानी एक स्क्वायर और स्क्वायर के 4 भाग और 4 भागों में सेम एक जैसे पार्क बनाना, यानी बाग बनाना। ताजमहल कई जगहों पर बना है, जी हाँ,
ऐसा एक ताजमहल औरंगाबाद में भी बनवाया गया था, जिसे कई लोग काला ताजमहल भी कहते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा नहीं है। इसको काफ़ी फ़िल्मों में भी आपने देखा होगा, ख़ास तौर पर से MS धोनी फ़िल्म में एक गाना भी इस पर शूट हुआ है। ये ताजमहल औरंगज़ेब के समय पर बनवाया गया था। ताजमहल की थोड़ी बहुत नकल जो है वो बनाई गई है, लेकिन ताजमहल तो अपने आप में ताजमहल है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में लेकर आऊँगी कुछ और ख़ास बातें, कुछ और ख़ास जगहें आपके अपने देश से जुड़ी हुई। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाज़त।